Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5126 कलियुग विक्रम संवत 2082 कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 5 अक्टूबर 2025 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप कुमार सिन्हा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। अयोध्या की रामलीला 50 से अधिक देशों में, यूपी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह ड्राइविंग माय ड्रीम, पीओके में उथल पुथल तथा कनाडा में दांतों को आंख में ट्रांसप्लांट से 20 साल बाद आंखों की रोशनी। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या ने एक बार फिर विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष प्रयासों और मार्गदर्शन में अयोध्या की रामलीला आज विश्व की सबसे बड़ी और भव्य रामलीला बन चुकी है। डिजिटल क्रांति के दौर में यह आयोजन केवल भारत तक सीमित न रहकर विश्वव्यापी सांस्कृतिक उत्सव में बदल गया है। इस वर्ष 50 से अधिक देशों में ऑनलाइन माध्यमों से प्रसारित हुई इस रामलीला को कुल 62 करोड़ से अधिक राम भक्तों ने देखा। दिल्ली और मुंबई से आए 250 से अधिक फिल्मी कलाकारों ने इस रामलीला को भव्य स्वरूप दिया। 3D तकनीक और आधुनिक मंच सज्जा ने इस धार्मिक आयोजन को और भी आकर्षक बना दिया। न केवल मंच पर बल्कि पर्दे पर भी यह आयोजन एक इतिहास रच रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश भर में चल रहे मिशन शक्ति 5 के तहत अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह की शुरुआत ड्राइविंग माय ड्रीम्स कार्यक्रम के साथ हुई। शुक्रवार को पूरे प्रदेश में आयोजित इस अभिनव पहल ने नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को नया आयाम दिया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम में पहले दिन 3000 से अधिक बालिकाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बेटियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। विभाग का लक्ष्य पूरे महीने में 7500 बालिकाओं को निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण देकर उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस दिलाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। ड्राइविंग माय ड्रीम्स केवल वाहन चलाने का प्रशिक्षण नहीं, बल्कि बेटियों के सपनों को पंख देने का सशक्त मंच है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियां और बुलडोजर को आग के हवाले कर दिया है। इलाके में तनाव घटाने को लेकर पाकिस्तान सरकार और जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के बीच बातचीत शुरू होने के बावजूद पीओके में भारी अशांति देखी गई। यह तनाव सुरक्षा बलों की गोलीबारी में स्थानीय नागरिकों के मारे जाने के बाद और बढ़ गया। इस बीच भारत ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना पीओके में लोगों के साथ बर्बरता कर रही है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र के दौरान दक्षिण एशिया और यूरोप के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों ने बांग्लादेश की बिगड़ती स्थिति पर गंभीर चिंता जताई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अंतरिम शासन के दौरान लोकतंत्र, कानून के राज और मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है। अगस्त 2024 में निर्वाचित प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार सत्ता में आई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह शासन न तो सुधार लाया और न ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया। इसके बजाय विरोधियों को दबाने और चुनावों को
असंभव बनाने का काम किया गया। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 1,18,853 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 88 रुपये 72 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 58 रुपये 61 पैसे। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 226 अंक उछलकर 81,207 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 57 अंक की बढ़त के साथ 24,894 पर बंद हुआ। कनाडा में दुर्लभ आंख में दांत सर्जरी से स्टीवन्स जॉनसन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति की 20 साल बाद आंखों की रोशनी लौट आई। लाइव साइंस के अनुसार व्यक्ति के एक दांत को निकालकर आंख के सॉकेट में प्रत्यारोपित किया गया, जो कॉर्निया की जगह लगाए गए आर्टिफिशियल लेंस को सपोर्ट देता है। व्यक्ति ने किशोरावस्था में आंखों की रोशनी खो दी थी। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। आज हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाए हैं, तो हमारे साथ शैलजा जी हैं स्टूडियो में और हमारे गेस्ट भी हैं। हम आपके गेस्ट से मुलाकात करवाएंगे। वो सुमित माथुर जी हैं, वो हमारे लाइफ कोच हैं, आपसे बात होगी। और प्रोफेसर सहजवाला हैं, जो आज का कार्यक्रम है बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी बातें हमें करनी है आपसे। हम आपको गीत संगीत सुनाएंगे, खासकर हमारे मजरूर सुल्तानपुरी के गीत हम लोग लाए हैं, शैलजा जी की पसंद के हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे सुमित माथुर जी से, जो हमारे लाइफ कोच हैं। वैसे तो वो इंजीनियर हैं और आपको पता है कि इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं, तो लाइफ कोच बने हुए हैं, बड़े अच्छे लाइफ कोच हैं, उनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा शैलजा जी, हम गांधी जयंती थी और शास्त्री जी का भी जन्मदिन था 2 अक्टूबर को, तो हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको हमारे जो क्रिकेट के संवाददाता हैं प्रदीप उपाध्याय जी, हम उनसे आपकी बात कराएं। और हमारे और भी मेहमान हैं, प्रोफेसर सहजवाला हैं, वो सस्टेनेबिलिटी की प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में, उनसे हम संपर्क करेंगे फ़ोन के द्वारा। इसके अलावा हमारे अमिता गुप्ता जी और सेवा सिंह जी हमारे यहाँ आने वाले हैं, हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। तो हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए और हमें मैसेज भेजकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमें प्रोत्साहित करते रहिए। तो शैलजा जी, इसके साथ साथ हम आज का विचार शुरू करते हैं। बिल्कुल, आप सुनाइए आज के विचार। आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदत बन जाते हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं, आपके मूल्य आपकी नियति बन जाती है। तो इसी सुंदर विचार के साथ हम गांधी जी की पसंद का एक भजन सुना देते हैं। और ये विचार भी गांधी जी के हैं। जी हाँ, ये गांधी जी के लगता है ये मूलधन है जीवन का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे।
वजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे समदृष्टि ने कृष्णा त्यागी परस्त्री जेने मात रे जिह्वा थकी असत्य न बोले पर धन नव झाले हाथ रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जिना मन मारे राम नाम शू ताळी लागी सकळ तीरथ तिना तन मारे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वनलोभी ने कपट रहित छे काम क्रोध निवार्या रे घणे नरसैयो तेनु दर्शन करता कुळ एको तार्या रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे Radio 2000 98.5 ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भारत में माँ बाप की चिंता, कहीं दवाई समय पर मिली या नहीं, किसी ने खाना खिलाया या नहीं, ये चिंता हर प्रवासी भारतीय की होती है। अब है समाधान, ओम सोर्ग एल्डर एंड डिसेबिलिटी केयर। हम ऑस्ट्रेलिया में पिछले 3.5 सालों से इंडियाज रजिस्टर्ड कंपनी चला रहे हैं और अब भारत में भी हमारी खुद की शाखाएं हैं। दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, देहरादून, लखनऊ और जम्मू में भरोसेमंद होम केयर सेवा। और अगर कुछ भी ठीक ना लगे तो आप हमें सीधे ऑस्ट्रेलिया में संपर्क कर सकते हैं। भारत में संपर्क करें अंकित से 8448381360 और ऑस्ट्रेलिया में शिवानी से 0470631801। ओम सोर्ग, जब देखभाल भरोसे से हो। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भारत में माँ बाप की चिंता। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि हमारे मेहमान आए हुए हैं सुमित माथुर जी, जो वैसे तो इंजीनियर हैं प्रोफेशन से, लेकिन वैसे लाइफ कोच हैं। सुमित जी, आपका दर्पण हिंदी रेडियो में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी, हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप भारत में कहाँ से हैं और आपने लाइफ कोच कब से शुरू किया? मैं बेसिकली तो रहने वाला यूपी का हूँ और काफ़ी साल दिल्ली, एनसीआर और कुछ टाइम मुंबई में मैंने काम किया है। अच्छा, तो आप यूपी में कहाँ से हैं? यूपी में मेरी फैमिली का जो ओरिजिन है वो अलीगढ़ से है। अच्छा। मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे, सरकारी विभाग में थे, तो उनके ट्रांसफर के रहते 1996 में वो मेरठ आ गए थे। तो वेस्टर्न यूपी में मेरठ में वो काफ़ी टाइम उस एरिया में रहे और मेरे स्कूलिंग एंड ईयर्स की एंडिंग वहाँ पर हुई। उसके बाद पढ़ाई वगैरह की मैंने अपनी। अच्छा। एंड देन फिर काफ़ी जगह मौका मिला कि देश विदेश में घूमूं, नौकरी करूं और आगे बढ़ूं।
तो आपने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद आपको कब ऐसा लगा कि आपको लाइफ कोच बनना चाहिए? लाइफ कोच बनने की जर्नी थोड़ी सी दिलचस्प है। मुझे अभी कुछ समय पहले एक मेरे दोस्त ने बताया कि एक इंग्लिश वर्ड होता है एगनी आंट। ऐसे लोग जिनके पास हर कोई अपनी समस्याएं लेके चला जाता है। और मैं जब 16 साल का था तब से मुझे ओल्डेस्ट मेमोरी है कि लोग अपनी तकलीफें लेके मेरे पास आया करते थे। अच्छा। और वो एज ऐसी होती है जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की सिचुएशन ज़्यादा होती है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन ज़्यादा होती है, तो मेरे पास आते थे अब क्या करें। तो मैं तब से ये सलाह का काम करता आ रहा हूँ। मगर ये करते करते मैंने रियलाइज़ किया एज आई ग्रो इन माई करियर, आगे बढ़ा मैं अपने, कि बहुत सारे लोग सलाह तो ले लेते हैं लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं होता। सलाह लेके चले जाते हैं और कुछ लोगों में दिखता है चेंज, कुछ में नहीं। और ये मुझे क्वेश्चन काफ़ी परेशान करता था कि मैंने ऐसा क्या नहीं बताया या क्या नहीं किया। घंटों उनके साथ समय स्पेंड किया, उनकी प्रॉब्लम समझी, उनके रास्ते ढूंढने के। फिर एक रियलाइजेशन हुआ एक टाइम पर, और मैं तब तक 25-26 साल से ऊपर निकल चुका था। MBA की डिग्री मेरे पास थी, इंजीनियरिंग की डिग्री मेरे पास थी, मगर एक क्वेश्चन मुझे खाया जाता था कि ऐसा क्या है। अच्छा। तब काफ़ी सर्च करा, रिसर्च करा, तो मालूम पड़ा कि मेरे पास फ्रेमवर्क्स नहीं है, अच्छा। टेम्पलेट्स नहीं है, कॉन्सेप्ट्स नहीं है, जिसकी वजह से मैं ये एसेस नहीं कर पाता कि कौन है जो सिर्फ अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है और कौन है जो सचमुच कुछ बदलाव करना चाहता है अपने जीवन में। अच्छा। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने टेम्पलेट बनाई, उस टेम्पलेट के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो सर, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी टेम्पलेट्स हैं, वो कहना गलत होगा, क्योंकि मुझसे 50 साल पहले से लोग ये करते आ रहे हैं। ठीक है। मगर काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो एक बार हमारा ध्यान लेके जाते हैं कि एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है हमारे साथ, हमारे जीवन में, जिसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है, या हम सिर्फ मोमेंट्री फ्रस्ट्रेशन अपना व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा ही एक फ्रेमवर्क मेरी आपसे पहले जब बात हो रही थी, उसे कहते हैं व्हील ऑफ लाइफ। अच्छा। बहुत अच्छा पावरफुल फ्रेमवर्क है वो। अगर मैं ब्रॉड क्विकली 1 मिनट में बताऊं आपको, तो इसके पहले कि आप शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि हमारी साइकियाट्रिस्ट यहाँ पर जो 30-35 इयर्स का एक्सपीरियंस है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ बैठी हुई हैं। शैलजा जी, आप इसमें प्लीज कंट्रीब्यूट करिएगा। ये लाइफ कोचिंग जो है बहुत कुछ तो साइकियाट्रिस्ट संबंधित साइकोथेरेपी, तो मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आप इंजीनियर होके और आपने लाइफ कोचिंग की तरफ इस तरह से आपका कंसंट्रेशन हुआ है, तो लगता है कि इम्बॉर्न आप में थी, कंपैशन, एम्पैथी, संवेदना दूसरों के लिए, वो नेचुरली आप में थी, जो कि हर किसी में नहीं होती है। तो उसने आपको इतना ड्राइव किया कि आपने लाइफ कोचिंग किया है। तो हमारा आपका बहुत कुछ प्रोफेशन जो है वो मिलता जुलता है। जी बिल्कुल। Thank you. जी, बिल्कुल। अच्छा, सुमित जी, आप बताइए। सो बेसिकली वो टेम्पलेट्स का कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे। तो मैं जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया आया तब एक बड़ा लाइफ चेंज हुआ। उससे पहले भी मैंने माइग्रेट किया था, इंडिया से मिडिल ईस्ट गए थे, वहाँ रहे, वहाँ से वापस इंडिया आए। मगर जब इंडिया से यहाँ आए तब बहुत मेजर एक तरह का कल्चरल शॉक टाइप का लगा। मैं वहाँ से सब अपनी एस्टैब्लिश्ड नौकरी वगैरह छोड़ के, मैं अर्नस्ट एंड यंग कंपनी में काम करता था, अच्छे सैलरी, अच्छी पोजीशन पे था, और यहाँ पर आए और यहाँ पर सडनली एक नोबडी बन गया कि कोई मुझे जानता नहीं, कोई मेरे एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट नहीं करता। मेरे पास अवार्ड्स भी थे कई सारे, अच्छा। मगर उसको भी यहाँ मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया। उस टाइम पर ये मेरा जो अंदर का फीलिंग था अकेलेपन का, वो एकदम डोमिनेट करना शुरू हो गया। अच्छा। तो मुझे नौकरी यहाँ मिली, मगर वो थॉट मेरा जो था कि कुछ लाइफ में है जो मुझे आता नहीं है, जो मुझे समझने की जरूरत है। मेरे पास लोग आते हैं, मैं उन्हें बताता हूँ, मगर मैं खुद कितना इक्विप्ड हूँ कि किसी को सलाह दे सकूं, किसी को गाइड कर सकूं, किसी को एक जर्नी पे ले जा सकूं। उस समय मेरा शिफ्ट हुआ और मैंने यहाँ ऑस्ट्रेलिया आके फॉर्मल अपने लाइफ कोचिंग के सर्टिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस लिए, और एक क्वालिफाइड मास्टर प्रैक्टिशनर हिप्नोथेरेपी, मास्टर प्रैक्टिशनर न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एक साइंस, इमर्जिंग साइंस है न्यूरो साइंसेज में, एम ब्रेनिंग की, मल्टीपल ब्रेनिंग की, उसमें, और कुछ अदर सर्टिफिकेशंस इंक्लूडिंग ट्रॉमा, ग्रीफ एंड एंगर मैनेजमेंट के स्पेस में मैंने वर्क किया। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अपने टेम्पलेट पर आ जाइए। जी जी। तो हम बात कर रहे थे ये टेम्पलेट, ये सबसे कॉमन यूज टेम्पलेट है लाइफ कोचिंग के स्पेस में। इसे कहते हैं व्हील ऑफ लाइफ। अच्छा। इसमें क्या है कि बेसिकली आप समझिए कि हमारे जीवन के अगर आप डिफरेंट
डायमेंशंस को देखिए या एरियाज को देखिए, तो हम ब्रॉडली उन्हें 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा। तो अगर आप इसे, जो श्रोता हैं, क्योंकि वो मेरे सामने नहीं है, तो वो इसको एक पिज्जा की तरह सोच सकते हैं। एक गोल पिज्जा है आपके पास, उसमें 8 स्लाइसेस हैं, और हर स्लाइस आपके जीवन का एक पहलू है। तो जैसे पहला स्लाइस है वो आपके बिजनेस या करियर का है, दूसरा स्लाइस आपके फाइनेंसेस, वेल्थ और उस स्पेस में है, तीसरा स्लाइस है आपकी हेल्थ के स्पेस का, चौथा है आपके फिजिकल एनवायरनमेंट का, जहां पर आप रहते हैं, ऑफिस, आपका वर्क प्लेस, आपके आने जाने की एरियाज, फिजिकल एनवायरनमेंट का, पांचवा है रिलेशनशिप्स का, जो आपके परिवार से और आपके दोस्तों से हैं, छठा एरिया है रोमांस का, जो आपका काफी पर्सनल इंटीमेट स्पेस है, जो जनरली आपके पार्टनर के साथ होता है, और हम लाइफ कोचिंग के स्पेस में अपने आप से रोमांस की भी बात करते हैं। आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं, आप अपने आप को कितना इंडल्ज करते हैं। सातवां एरिया है लेजर एंड फन एंटरटेनमेंट का, और आखिरी 8वां एरिया, जो आखिरी स्लाइस है इस पिज्जा का, वो है हमारे पर्सनल या स्पिरिचुअल ग्रोथ का। तो जीवन को अगर इस तरह से देखें तो 8 पहलू हैं जीवन के, और इस व्हील ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इस 8 पहलुओं में एक भी स्लाइस आपका छोटा है, तो आप खुश नहीं होंगे, चाहे आप कितना ही दूसरे स्लाइस आपका बड़ा हो। इसे करने का एक तरीका होता है जिसमें हम कहते हैं कि इसको अगर एक सर्कल की तरह मानिए, और सर्कल के आपने 8 हिस्से कर दिए हैं, सेंटर पॉइंट इज 0। अब आप हर पहलू की तरफ, आगे की तरफ देखें तो उसका जो पेरिफेरल आर्क है, जो बॉर्डर है पिज्जा के स्लाइस का, अगर आप उसे 10 मानते हैं, वो आपके उस जीवन के पहलू का मैक्सिमम पॉसिबल इमेजिनेबल आउटपुट हो सकता है। तो जैसे हम एग्जांपल बात करें, आप कहते हैं कि फाइनेंस का एरिया बात करें या वेल्थ का, तो अगर आपको लगता है कि आप आज की डेट में बहुत बढ़िया अपने मनी के एरिया में हैं और इससे बढ़िया कभी हो ही नहीं सकते, तो आप उसे 10 रैंक करेंगे। अच्छा। और अगर आप सोचें कि मेरी हालत इतनी खराब है कि इससे बदतर कभी हो ही नहीं सकती जीवन में, तो आप उसे 0 रैंक करेंगे। अच्छा। तो इस तरह हम इस पिज्जा के स्लाइसेस पर वो कितना 0 से 10 के बीच में आ रहा है हर एरिया, उसको मार्क करते चले जाते हैं। अच्छा। और जब उन्हें मार्क करते हैं, आर्क्स बनाते जाते हैं, किसी की रेटिंग हो सकता है 5 हो आपकी, किसी की 6 हो रेटिंग, किसी की 3 हो रेटिंग। आप देखते हैं कि आपके पास जो इवेंचुअली जो फिगर बचता है, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ फिजिकली, श्रोताओं को मैं वर्बली बताने की कोशिश करता हूँ कि जब आप ऐसे आर्क्स मार्क करते हैं अपने सब एरियाज के अंदर, तो अल्टीमेटली अगर आप ये देखिए कि आपका व्हील ऑफ लाइफ वो एक्चुअली बना कैसा। अब मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ यहाँ पर, अगर किसी का व्हील ऐसा हो जहाँ पे कोई सेगमेंट तो छोटा है, बिल्कुल 3-4 पे है, और कोई सेगमेंट बहुत बड़ा है, 8-9 पे है, तो अगर ऐसी मान के चलिए, अगर आपके पास गाड़ी हो जिसमें एक व्हील ऐसा लगाएं जिसका कोई पोर्शन छोटा है, कोई पोर्शन बड़ा है, और वो सर्कुलर नहीं है, तो वो कैसी चलेगी? वो जरूर धक्के मुक्के के साथ, प्रॉब्लम के साथ चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे एक इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आती है वो ये आती है कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने इतना पैसा कमा लिया, इतना नाम शोहरत कमा लिया, मैं खुश क्यों नहीं हूं? और ये व्हील ऑफ लाइफ हमारा पहला स्टेप होता है अवेयरनेस का। अच्छा। ये बताने का कि आपका व्हील ऑफ लाइफ अगर बैलेंस्ड नहीं है, तो आप चाहे 9-10 पे बैठे हो, अपने हाईएस्ट स्कोर पे बैठे हो किसी सेगमेंट में, बाकी सेगमेंट जो लाइफ के अगर वीक हैं, आपके रिलेशनशिप अगर कमजोर हैं लोगों के साथ, या आपके पास लेजर का टाइम ही नहीं है, एंटरटेनमेंट का, सेटिस्फैक्शन का टाइम ही नहीं है, तो आप खुश नहीं रह सकते। ठीक है सुमित जी, ऐसा है कि आपने व्हील ऑफ लाइफ बताया, तो उसके एक सेगमेंट के बारे में हम लोगों का एंटरटेनमेंट थोड़ा सा कर दें। एक सुंदर सा गीत सुना देते हैं। मजरूर सुल्तानपुरी ने बड़े सुंदर सुंदर गीत लिखे हैं, और उनमें से देखिए हम ये आपके लिए लाए पहला गीत। बजरू सुल्तानपुरी ने इतने खूबसूरत गीत लिखे हैं कि हर गीत उनका जो है वो हमारे श्रोताओं को पसंद है। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा।
हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया बहुत समझाया यही ना समझा हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया बहुत समझाया यही ना समझा बहुत भोला है बेचारा न जाने किस पे आएगा है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा अजब है दीवाना न दर्द न ठिकाना ज़मीं से बेगाना फलक से जुदा अजब है दीवाना न दर्द न ठिकाना ज़मीं से बेगाना फलक से जुदा ये एक टूटा हुआ तारा न जाने किस पे आएगा है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा जमाना देखा सारा है सबका सहारा ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का जमाना देखा सारा है सबका सहारा ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का सफर में है ये बंजारा न जाने किस पे आएगा है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा जमाने भर का नाकारा न जाने किस पे आएगा है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया करी मास्टर ने जादू चलाया करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश तो हमारी बातचीत जारी है सुमित जी से सुमित माथुर जी यहाँ आए हुए हैं लाइफ कोच हैं उन्होंने अभी व्हील ऑफ लाइफ बताया जिसमें कि 8 स्लाइस हैं 8 स्लाइस में आपको ये करना है उन्हें बैलेंस करना है सुमित जी ऐसा बिल्कुल जी कैसे बैलेंस करेंगे सो ऐसा होता है कि एक हम लोगों का सबका एक नेचुरल ड्राइव चल रहा होता है किसी भी डायरेक्शन में वो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर या 2 पर्टिकुलर एरियाज में ज़्यादा हो कुछ लोगों का होता है कि उनके बिजनेस और मनी की तरफ ज़्यादा फोकस है कुछ लोगों का रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा फोकस है तो जनरली स्पीकिंग कोशिश ये करनी होती है कि इस व्हील को बैलेंस करें जिससे कि हम
सारे एरियाज में सर्टेन लेवल ऑफ टाइम डिवोट कर सकें, एफर्ट लगा सकें और रिजल्ट्स निकाल सकें। एक तरह से ये थोड़ा ट्रेड ऑफ होता है। ट्रेड ऑफ ये है कि जहां मान लीजिए अगर आप बिजनेस और अपने फाइनेंस में मान लीजिए आप 9 के लेवल पे चल रहे हैं और रिलेशनशिप में 3 पे चल रहे हैं, तो आप थोड़ा फोकस अपना 9 से कम करके 8-7 की तरफ लाएंगे, और जो समय बचेगा आपका, जो टाइम का इन्वेस्टमेंट बचेगा, जो एफर्ट का इन्वेस्टमेंट बचेगा आपका, या जो मनी का इन्वेस्टमेंट बचेगा उस एरिया से, उसको कोशिश करके जान के कॉन्शियसली आप दूसरे एरिया में जैसे रिलेशनशिप के एरिया में इन्वेस्ट करेंगे। और इस केस में आपको लाइफ कोच की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होता अपने लिए कि हम क्या चीज़ छोड़ें और कहाँ आपका एनर्जी को डाइवर्ट करें। हमसे पहले वाले प्रोग्राम में वो मोनिका जी ने कहा था कि वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो हमें यही करना होता है कि अपने अटेंशन को शिफ्ट करना होता है और एनर्जी फ्लो करने के लिए। और इस केस में, इस सिचुएशन में एक कोच की, एक मेंटर की जरूरत होती है जो बता सके कि क्या चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और कौन सी ऐसी है जिसको आप थोड़ा सा कम ज़रूरी मानते हुए उस पर से अटेंशन कम करें, और जहां आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ को के व्हील को बैलेंस करने की, वहां पर आप बढ़ा सकें। सुमित जी, आप बता रहे हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का कुछ अंश। दूसरी चीज़ ये थी, मान लीजिए कि मेरे लिए फाइनेंस की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, बिजनेस की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोफेशनल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो जो बैलेंसिंग है आपके हिसाब से तो सारा जितने भी आपने यहाँ दिए हैं फैक्टर्स सबको बैलेंस होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि मेरे लिए उसमें से कुछ ऐसे हों जिनकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, तो आप उसको भी कुछ तवज्जो देंगे कि नहीं? हाँ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आपने कहा कि अगर आपके लिए कोई एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपका व्हील ऑफ लाइफ वो एरिया में आपकी रेटिंग जनरली हाई दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये बताया कि 0 इज द वर्स्ट पॉसिबल एंड 10 इज द बेस्ट पॉसिबल, जो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो उस एरिया में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली आपकी रेटिंग होगी, हाँ मैं यहाँ पे 8-9 के आसपास हूँ, क्योंकि अब मुझे इसमें इन्वेस्ट करना नहीं है। तो आपका व्हील ऑफ लाइफ अगर आपने ठीक तरह से किया है, प्रॉपर सोच के किया है, तो वो दिखाएगा कि आपको वहां पर रेटिंग ऑलरेडी हाई है। तो उस एरिया में आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। टाइम वहां इन्वेस्ट करना है जहां आपने अपने आप को 2, 3, 4 या 5 मार्क किया है, कंपेयर टू दूसरे एरियाज जहां पर आपने अपने आप को 7, 8, 9, 10 मार्क किया है। अच्छा, तो सुमित जी थोड़े से और टिप्स बताइए, क्योंकि ऐसा एक आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको हम डायरेक्टली 10 मार्क्स दे सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। तो और बताइए कि हेल्थ का कैसा रहता है? हेल्थ तो ठीक होनी चाहिए, हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है। हाँ, अब ये अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं लोग, बट कितने लोग इसको बिलीव करते हैं और कितने लोग इस पे अमल करते हैं, ये एक फर्क है। मैं अपना केस बताता हूं कि मुझे ये चीजें पिछले 10-15 साल से, 20 साल से पता है, लेकिन मेरा फोकस हेल्थ पे लगभग अभी 4-5 साल पहले आया है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ज्यादा बड़ा क्या था कि मुझे कंट्री माइग्रेट करना है, मुझे फैमिली को स्टेबलाइज करना है, मुझे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव करनी है, मेरे रिलेशनशिप स्ट्रांग होने चाहिए। लेकिन जब मैंने ये व्हील ऑफ लाइफ को जब भी किया है, मैंने देखा कि मेरी हेल्थ 5-6 के अराउंड चल रही है, ठीक है, मुझे इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास एक एक्नॉलेजमेंट था कि मेरी हेल्थ इज नॉट ऑन टॉप, मगर मैं उस पर एफर्ट नहीं लगाना चाहता। इसीलिए इस व्हील ऑफ लाइफ में हम क्या करते हैं, दिस अ लाइफ जर्नी, इस व्हील को बैलेंस करने के लिए, ताकि हमें सेटिस्फैक्शन बढ़े, फुलफिलमेंट मिले। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ओके, आपके आज के सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है इंप्रूव करने का, हम पहले उस पर फोकस करते हैं। तो अगर आपने कहा कि हेल्थ इज वेल्थ और आपका हेल्थ का सिचुएशन 3-4 पे चल रहा है, तो हम आपके एनर्जी को 3-4 वाले उसको इंप्रूव करने में लगाएंगे। तो आपका फोकस, आपकी एक्टिविटीज का एक पूरा एक जर्नी है। अगर आप ओके हो तो मैं आपको बताता हूँ। द वे लाइफ कोचिंग वर्क्स इज कि हम एक 7 स्टेप जर्नी करते हैं। पहली जर्नी का स्टेप होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब ये कि आपको लग रहा है कि कुछ तो ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं अनईजीनेस है उस पर्टिकुलर एरिया को लेके आपके, हम बात कर रहे हैं जो जिस एरिया की भी आपने सिलेक्शन किया है कि एक अवेयरनेस है। एक टाइम आता है जब ये अवेयरनेस बनती है एक्नॉलेजमेंट में कि हाँ, ये एक्चुअली मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक है,
तो आपने जब कहा कि हेल्थ इज वेल्थ और मैंने बताया कि मेरी 5-6 पे चल रही है, अगर मैं एक्नॉलेज नहीं कर रहा हूं कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, तो मैं इस लाइफ कोचिंग की जर्नी पे या लाइफ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे हेल्थ के डायमेंशन में आगे नहीं बढ़ूंगा। आप कितना ही मुझे समझा लीजिए, कोई भी मुझे सारे बेनिफिट्स दिखा दे हेल्थ के, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तीसरा स्टेप आता है सेंसिटाइजेशन का। जब आपको लगता है अर्जेंसी है, आप जब उस लेवल पे पहुंचते हैं, या कोई भी अपने हेल्थ की, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, अर्जेंसी की बात कर रहे हैं कि अर्जेंट लग रहा है, अब तो करना पड़ेगा। अक्सर क्या होता है, जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं या आपको कह देते हैं कि डाइट में ये बंद कर दीजिए, तब वो सेंस ऑफ अर्जेंसी आना शुरू होता है। मगर ये आना बहुत जरूरी है। इससे पहले एक्शन नहीं होता, इससे पहले सिर्फ डिस्कशन हो रहे होते हैं, बिल्कुल बातें हो रही होती हैं। एक बार जब अवेयरनेस के बाद एक्नॉलेजमेंट के बाद सेंसिटाइजेशन हो जाता है, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है सोल्यूशन सीकिंग। तब हम एक्चुअली अपनी तरफ से एफर्ट करते हैं ढूंढने के लिए कि अब रास्ता क्या है। क्या सारी जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, या मुझे जिम जाने की जरूरत है, या जॉगिंग करके काम चल जाएगा? हम रास्ते ढूंढने की कोशिश करते हैं, या किसी से पूछो, किसी ने करा है तो क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है एक डिसीजन, एक टाइम आता है, अब आप परेशान हो गए हैं रास्ते ढूंढ के, मगर आप चल नहीं रहे हैं, तब एक डिसीजन आता है। जब तक ये डिसीजन का स्टेज नहीं आता, उससे पहले लाइफ में इंप्रूवमेंट्स नहीं होते। उससे पहले सिर्फ अवेयरनेस, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्कशंस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है। और लास्ट के 2 स्टेप्स हैं इम्प्लीमेंटेशन के। आप करते हैं, कोर्स करेक्ट करते हैं, और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सस्टेनेंस। आपने किया मगर उसको सस्टेन कर पाए। जैसे लोग अपना वेट लॉस कर देते हैं, 20 kg लूज कर दिया और फिर वापस पहुंच गए, जिम ज्वाइन कर लिया, लेकिन 2 दिन गए, 2 दिन गए, उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा, तो ये तो बड़ा अच्छा बता रहे हैं आप, बड़ी अच्छी बात है, हम सबको इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आर्ट स्लाइसेस की अवेयरनेस और उसको आगे बढ़कर इन्हीं सब स्टेप से, तो इसको हम थोड़ा सा एंटरटेनमेट को और बढ़ाते हैं। और शैलजा जी, आप मजरू सुल्तानपुरी का कुछ सेगमेंट लाई हैं, तो आप थोड़ा बताइए। बिल्कुल। तो श्रोताओं, हमारा बहुत ही स्पेशल कार्यक्रम इसलिए है क्योंकि एक तो 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती थी और लाल बहादुर शास्त्री जी की थी, और इसके अलावा उस दिन नॉन वायलेंस डे भी होता है। इसके ऊपर संक्षिप्त में हम बातें करेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त हमारा, जैसा कि प्रदीप जी ने कहा कि थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए हमारे श्रोताओं का, तो मजरूह सुल्तानपुरी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शायर थे, उनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर को। तो उनके विषय में मैं आपको थोड़ा सा बतलाना चाहूँगी कि 1 अक्टूबर 1919 को जन्मे मजरूह सुल्तानपुरी हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार और प्रगतिशील आंदोलन के उर्दू के सबसे बड़े शायरों में से एक थे। असरुल हसन खान इनका नाम था और इनका जन्म हुआ था सुल्तानपुर, जहाँ के कि हम लोग यूपी में, जहाँ के कि हम लोग तीनों लोग हैं। तो इन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से उन्होंने 50 वर्षों तक फिल्मों में गीत लिखे थे। 1945 में बम्बई के एक मुशायरे के दौरान के समय प्रसिद्ध फिल्म निर्माता AR कारदार ने उन्हें अपनी फिल्म शाहजहां में गीत लिखने के लिए सुना था। तो हो सकता है कि आप लोगों में से कोई इतना बुजुर्ग न हो जिसने के सहगल के गीत सुने हो, लेकिन मैं तो सुना करती थी पुराने गीतों के प्रोग्राम में। के सहगल ने इनके जो लिखे हुए गीत गाए थे वो प्रसिद्ध गीत थे। एक तो था गमदी मुस्तकिल, इतना नाजुक है दिल ये न जाना, हाय हाय रे जालिम जमाना। बहुत सुंदर गीत लिखे हैं ना? आपने सुना है तो चलिए आपने एडमिट किया। और दूसरा इनका फेमस गाना था जब दिल्ली टूट गया हम जी के क्या करेंगे। तो मजरूह सुल्तानपुरी का सिक्का इन दोनों गीतों ने जमा दिया था। उनकी प्रसिद्ध फिल्में थी CID, जिसके कि मशहूर गाने थे बम्बई मेरी जान, चलती का नाम गाड़ी, एक लड़की भीगी भागी सी, काला पानी, ऊपर वाला जान कर अनजान है, ऊपर वाला पता नहीं भगवान था कि मैडम वहीदा रहमान थी जो ऊपर के कोच में सो रही थी, तुमसा नहीं देखा, बहुत खूबसूरत फिल्मी थी, इसके गाने बहुत अच्छे थे। दिल्ली का ठाग, दिल दे के देखो। 1949 में जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के खिलाफ इन्होंने जोशीली कविता लिखी थी। अच्छा। तो उस कविता के बाद में नेहरू जी ने कहा कि आप क्षमा मांग लें। इन्होंने कहा मैं क्षमा तो नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने जो लिखा है मेरे दिल से निकला है वो। तो उनको 2 साल की जेल कर दी गई। अच्छा। जेल में
मजरू सुल्तानपुरी 2 साल तक रहे क्योंकि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि आप हिटलर की तरह हैं, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। जेल से निकल के उन्होंने फिर 2 फिल्मों में आर पार, जिसके गाने बहुत ही मशहूर हुए थे, और फुटपाथ, जिसका बहुत ही खूबसूरत एक मेरा फेवरेट गाना था, शाम गम की कसम, तलत महमूद का, आज गम ही है हम। आज समय नहीं है, वरना इनका लिखा हर गीत चोटी की पायदान पर पहुंचा था और हम आपको बहुत कुछ इनके विषय में बता सकते थे, लेकिन आज समय की कमी है। इनके हर गीत जो हैं वो आज तक गाए जाते हैं और प्रदीप जी सारे सिलेक्शन, बड़ा मुश्किल होगा प्रदीप जी के लिए सिलेक्शन करना कि कौन कौन सा बजाएं कौन ना बजाएं। अपने फिल्मी सफ़र में उन्होंने 300 फिल्मों में लगभग 4000 गीत लिखे थे। फिल्मी जगत के जाने माने लोकप्रिय शहंशाह ने 25 मई 2000 को बम्बई में अंतिम सांस ली, किंतु उनके गीत लगेंगी आपको सदियां उन्हें भुलाने में। और उनका एक मशहूर, आप लोगों ने शायद शेर सुना होगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये उनका मशहूर शेर था। बहुत अच्छा शैलजा जी, लेकिन मुझे ही लगता है आपने जो अपने प्रस्तुति में जो गीत चुने हैं जी, वो थोड़े से डूम एंड ग्लूम वाले हैं। हाँ। मैंने और जो आपने गीत मुझे लिस्ट भेजी थी जी, उसमें थोड़े से अपबीट हैं, थोड़े से रोमांटिक हैं, तो लेकिन मुझे ही लगता है कि जो गीतों का असर अधिक होता है जो डूम एंड ग्लूम वाले होते हैं, जैसे शाम गम की कसम। तो सुमित जी, आपका इस बारे में क्या है, ब्रीफली बताइए, फिर आपको एक अच्छा सा गीत सुनाएंगे। हाँ, ये भी मैं अभी सोच ही रहा था, आप जब बता रहे थे डूम एंड ग्लूम वाला। हाँ। जीवन में लोगों के इतना स्ट्रगल आज की डेट में बढ़ गया है, जनरली स्पीकिंग, क्योंकि इतना फास्ट चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में कि चैलेंजेस हर तरफ दिखाई देते हैं, कहीं फाइनेंस में, कहीं रिलेशनशिप में, कहीं हेल्थ में। तो ऐसे में नेगेटिव इमोशनल स्टेट्स कहलाती हैं, जो लो स्टेट्स होती हैं, डर की स्टेट, सौरो की स्टेट, मतलब आपके इस तरह के, उसमें लोग अक्सर रहते हैं थ्रू द डे। तो जब ये वाले गाने बजते हैं तो उससे एक इमीडिएट अटेंशन अट्रैक्शन होता है कि भाई मैं ऐसा फील कर रहा हूँ और ये गाना भी ऐसी ही बात कर रहा है। तो अक्सर अटैचमेंट उन गानों से होता है। तो डूम एंड ग्लूम के गानों से बहुत जल्दी अटैचमेंट होता है। अगर हमारे दिन में ऐसा हो कि हमारी लाइफ बिल्कुल टॉप पे चल रही हो और हर रोज अच्छी न्यूज आ रही है, सक्सेस मिल रही है, तो अपबीट गाने अच्छे लगेंगे, तब आपको शायद, मुझे ऐसा लगता है कि डूम एंड ग्लूम के गाने कम पसंद आएंगे। तो इसी बात को लेकर हम तो अपबीट गाने सुनाएंगे, जिससे कि लोगों के जिंदगी में जरा सुंदरता आए, अच्छा आए, एंटरटेनमेंट लगे। तो लीजिए एक और गीत। मगर लगता है कुछ ऐसा मिल गया, न तुम हम जाने न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया।
तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां चले आज दोनों जाने कहाँ न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। दोस्तों, हमारे जो श्रोता हैं उनके कुछ संदेश आए हैं, उनको भी पढ़ देते हैं जल्दी से। हमने शुरू में कहा था कि हमें लगा कि शायद आवाज़ नहीं जा रही है। वो मेरे हेडफोन का जो वायर था वो थोड़ा ढीला था, इसलिए मुझे पता नहीं लग रहा था कि आपके पास आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं, लेकिन आपने बताया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, हमारे श्रोता हैं उपाध्याय जी बोलते हैं न्यूज़ एंड वॉइस कमिंग फाइन। राजगर जी बोलते हैं वॉइस इज़ वेरी क्लियर, वेरी गुड बिगिनिंग। राजगर जी कहते हैं मन क्रम वचन से जो भी सोचोगे और करोगे फिर सब अच्छा ही होगा, इसलिए हमें हमेशा अच्छा सोच, सकारात्मक सोचें। राजीव निगम जी नमस्कार बोलते हैं। और रिचा जी बोलती हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉक बाय सुमित जी। अमिता जी इन व्हील ऑफ लाइफ को भेजा है। अमिता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनसे थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन इसके पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सुमित माथुर जी हमें बताना चाहते हैं। सुमित जी बताइए डूम एंड ग्लूम गाने के बारे में और रोमांटिक अच्छे अपबीट गानों के बारे में। जी, तो एक गानों का या म्यूजिक का ह्यूमन इमोशंस के साथ एक बड़ा मैजिकल रिलेशनशिप है। कहते हैं कि आप जिस तरह के म्यूजिक को सुनते हैं आपका मूड उस डायरेक्शन में चला जाता है। तो उल्टा भी है कि जैसा आपका मूड है उस तरह के गाने आपको अच्छे लगते हैं। तो अगर हमें लाइफ में अपने पॉजिटिव फ्रेम की तरफ जाना है, चीज़ें हमारे साथ ठीक नहीं हो रही हैं, चैलेंजेस हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ है, दर्द है, तो एक तरीका आसान अपने फ्रेम को चेंज करने का, अपने तरीके को, अपनी सोच के तरीके को बदलने का ये होता है कि आप अपबीट गाने सुनिए। अच्छा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि जब मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील करता था काफ़ी पहले, तो मैंने शाहरुख खान के जो मॉडल गाने होते थे, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, वो मैं बार बार सुनता था, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और उस गाने को सुन सुन के मेरा जो मूड एलिवेशन होता था, उससे कॉन्फिडेंस आता था, फिर जो भी चैलेंज है लाइफ में उसको फेस करने की हिम्मत आती थी। तो अपबीट गाने सुनेंगे तो आपका इमोशनल स्टेट चेंज होगा, रोमांटिक गाने सुनेंगे इमोशनल स्टेट चेंज होगा, और उससे आपके विचार बदलेंगे, आपका फोकस शिफ्ट होगा। बहुत अच्छा सुमित जी। और इसी के साथ हम एक और अगले स्लाइस पर आ जाते हैं, स्पिरिचुअल स्लाइस पर। तो हमारे साथ मौजूद हैं अमिता गुप्ता जी। अमिता जी बताइए।
नमस्कार श्रोताओं और सबको जो स्टूडियो में मौजूद हैं। और आज का टॉपिक भी सही लग रहा है क्योंकि मैं जो लेके आई हूँ जो कुछ इन्फॉर्मेशन वो भी स्पिरिचुअलिटी से ही रिलेटेड है। तो सुमित जी, आपका जो 10वां सेक्टर है उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे कि कैसे मैं ये इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी चिन्मय मिशन का। आज हम बात करेंगे कि चिन्मय मिशन एक तो क्या है और उनका हम 75वां 75th अमृत महोत्सव मना रहे हैं क्योंकि चिन्मय मिशन को काम करते हुए 75 इयर्स हो गए हैं। तो ये बात है कि चिन्मयानंद स्वामी जी ने चिन्मय मिशन शुरू किया था और वो कैसे हमारे लिए जन जन लोगों के लिए वेदांता, गीता और उपनिषद लेके आए, तो वो बारे में बात करेंगे। और हम सिडनी में एक हनुमान महोत्सव की तैयारी कर रहे हैं जो 108 हवन याग होंगे जो होगा 6 अप्रैल को। लेकिन उसके पहले हम हनुमान जी को लेके आए हैं अपने, जो घर घर में जाएंगे, तो उसके बारे में थोड़ा हम इंफॉर्मेशन लेंगे। अच्छा, ये चिन्मय जी का जो अमृत महोत्सव हो रहा है कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है? जी, ये एक्चुअली हमने अभी शुरू कर दिया है। जैसे हम अभी से लेके विच इज सितंबर से लेके हम अप्रैल तक, अप्रैल में ये 6 अप्रैल को बड़े उसमें मनाया जाएगा। ये ब्लैक टाउन शो ग्राउंड में होगा। पर तब तक हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको कह रहे हैं हनुमान यात्रा लेके आए हैं हम। अच्छा। और उसके बारे में भी बताएंगे कि हनुमान यात्रा क्या है। कि ये हनुमान जी आप सभी जानते हैं कि एक तो हनुमान जी का निस्वार्थ सेवा करने का जो भाव है, हनुमान जी कैसे तत्पर रहते हैं राम के उसमें, तो हमने ये सोचा कि ये सबसे अच्छा रहेगा कि हम ये मनाएं ताकि घर घर में जब हनुमान जाएं तो वो हर दिल में राम को भी लेके आए। तो ये हम बातचीत करेंगे। बहुत अच्छी बात है। अमिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, इतने कार्य से जुड़ी हुई हैं। हमारे श्रोता लोग भी इसे बहुत पसंद करेंगे, आपका सहयोग देंगे। तो आप अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए जिससे कि अगर लोग आपसे संपर्क करना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। जी, मेरा फ़ोन नंबर है 0416 257 610। तो हम डिटेल में बताएंगे थोड़ी देर में आपको कि कैसे लोग जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है जहां लोग जुड़ के रजिस्टर भी कर सकते हैं और हनुमान यात्रा क्या है उसके बारे में भी हम बताएंगे थोड़ा। अच्छा, तो अभी तो दिवाली का पर्व भी आ रहा है। दिवाली का पर्व आ रहा है, वो भी हमारा एक स्पिरिचुअल कम एंटरटेनमेंट का होता है। तो 2 स्लाइसेस हैं उसमें। तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि जहाँ तक फाइनेंस वाला स्लाइस है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, लोगों का भरा हुआ है। लेकिन जो रिलेशनशिप वाला स्लाइस है वो थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। वो या तो जहाँ आबो हवा का फ़र्क पड़ता है, जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं उसका फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी में तो प्रॉब्लम है ही, इंडियन सोसाइटी में भी बहुत प्रॉब्लम हो गई है, भारत में भी इस तरह की बहुत सारी बहुत प्रॉब्लम है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम एक गीत और सुन लेते हैं और उसके बाद हम प्रोफेसर सहजवाला से बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये भी बड़ा सुंदर सा गीत है, आपको पसंद आएगा। ये बड़ी अच्छी फिल्म थी एक कि चलती का नाम गाड़ी, उसका बहुत सुंदर गीत है, इतनी एंटरटेनिंग थी वो, मज़ा आता है उसे आज भी देखकर मज़ा आता है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। झुंझलाती हुई बल खाती हुई
सावन की सूनी रात में मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है डगमग डगमग लहकी लहकी भूली भटकी बहकी बहकी डगमग डगमग लहकी लहकी भूली भटकी बहकी बहकी मछली मछली घर से निकली पगली सी काली रात में मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है तन भीगा है सर गीला है उसका कोई पेच भी ढीला है तन भीगा है सर गीला है उसका कोई पेच भी ढीला है तनती झुकती चलती रुकती निकली अंधेरी रात में मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम प्रोफेसर सहजवाला से जो कि सस्टेनेबिलिटी पर काम कर रही हैं उनके बारे में पहले तो शैलजा जी थोड़ा सा बताएंगी फिर उनसे बातचीत शुरू की जाएगी शैलजा जी श्रोताओं आज हम आपको परिचय कराने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च उपाधियों व उपलब्धियों से अलंकृत भारतीय मूल की वैज्ञानिक व इंजीनियर प्रोफेसर वीना सहजवाला से गत 20 वर्षों में देश व विदेशों में हर वर्ष किसी न किसी उच्च सम्मान पत्र से आपको नवाजा किया गया है आपको क्वीन ऑफ वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है श्रोताओं आपने प्रोफेसर सहजवाला को एबीसी के न्यू इन्वेंटर में रेजिडेंशियल इंजीनियर जज के रूप में देखा होगा 2021 में एबीसी की ऑस्ट्रेलियन स्टोरी कार्यक्रम के लिए 2 वर्षों तक एबीसी की टीम उनके व्यक्तिगत व प्रोफेशनल जीवन का अध्ययन करती रही और ये बहुत ही पॉपुलर कार्यक्रम था ऑस्ट्रेलियन स्टोरी प्रोफेसर सहजवाला का इस यशस्वी भारतीय महिला के पूर्ण परिचय के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो पॉसिबल नहीं है वीना जी आपके विषय में सब कुछ बताना तो वीना जी आपका स्वागत है दर्पण रेडियो के टीम की ओर से और हमारे श्रोताओं की ओर से Thank you, Shailaja ji. That's very kind, very warm introduction, and thank you very much for that very kind introduction. So, Veena ji, as the founding director of Sustainable Material Research and Technology, वह विश्व की पहली ई-वेस्ट माइक्रो फैक्ट्री व प्लास्टिक माइक्रो फैक्ट्री की रीसाइक्लिंग टेक्नोलॉजी को ग्रीन मटेरियल में परिवर्तन करने वाली आप पहली वैज्ञानिक प्रोफेसर वीना जी हैं हमारे श्रोताओं को आप इस विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी देंगी हम लोग सब दुनिया में ऑफ कोर्स इतना
इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं, चाहे हमारे फोन्स, कंप्यूटर्स, आजकल तो इतना कॉमन हो गया है सब जगह पे। तो अगर हम ये सोचें कि देखो हमने कुछ साल 3, 4, 5 साल के बाद अपना फोन चेंज करना हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि फोन शायद नई भी हम लोग खरीदें, पर जो मेटल्स होती हैं, जो मटेरियल्स होती हैं फोन के अंदर, ये सब मटेरियल्स उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मेटल्स जैसे कॉपर, ये मटेरियल्स यूज कर लिए हमको नई प्रकार की आइडियाज सोचनी पड़ती हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स होते हैं। अभी आप जैसे फोन की बात कर रहे हैं तो उस पे ग्लास है या उसके अंदर दूसरी प्रकारों के मेटल होती है। तो जो हम लोग जिस चीज को हम लोग वेस्ट बुलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बुलाते हैं, ई वेस्ट इन शॉर्ट, वो वेस्ट तो नहीं है, वो इतना वैल्यूबल है ये मटेरियल। तो इसीलिए हम लोग UNSW स्मार्ट सेंटर में जो काम कर रहे हैं, वो काम में ये देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग अलग अलग के मटेरियल्स को फिर जिंदगी में नए ये प्रकार के मेटल्स को मतलब बना सकते हैं। तो ताकि अगर हम लोग ऐसी तरह से हर वेस्ट को कि किस तरह से मटेरियल्स को नए प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, तो कोई चीज वेस्ट नहीं बुलानी चाहिए। और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट चीज है रियलाइज करना कि ऐसा कुछ वेस्ट हो ही नहीं सकता अगर हम लोग हर चीज को रीमैन्युफैक्चर करें। तो ऐसे नहीं कि एक बार बनाया, यूज किया और फेंक दिया, पर किंतु बना के यूज करके और वही मटेरियल को अगर हम लोग रिसाइकल और रीमैन्युफैक्चर करेंगे, तो उस एम और उस गोल के साथ हम लोग जो टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ये उसको हम लोग बुलाते हैं माइक्रो रिसाइकलिंग। क्योंकि माइक्रो रिसाइकलिंग ये हुआ कि हर छोटी मटेरियल जो अवेलेबल है हम लोग को, वो हम लोग रिसाइकल कर सके। तो ये अगर हम लोग हर आइटम के लिए अपना गोल बना दें, तो कोई भी आइटम को हम लोग को फेंकना नहीं चाहिए। और ऑफ कोर्स जब हम लोग इंडिया की बात देखते हैं, हर चीज को इंडिया में रिसाइकलिंग ऑफ कोर्स लोग कर सकते हैं। तो पर किंतु कभी जो हमको टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी चाहिए, ये टेक्नोलॉजीज नई टेक्नोलॉजीज इसलिए डेवलप करनी चाहिए ताकि हर प्रकार की आइटम, कंप्यूटर या फोन हो, हर प्रकार के आइटम को हम लोग को रिसाइकल और रीमैन्युफैक्चर करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग प्लैनेट के लिए भी केयर कर सकते हैं कि कोई भी चीज फेंकनी नहीं चाहिए, और ऑल्सो नए प्रकार के जॉब्स क्रिएट होते हैं रिसाइकलिंग और रीमैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से। तो इनोवेशन ऐसे ही सोच के नए आइडियाज हम लोग जी हाँ प्रोफेसर सहजवाला, मैं आपसे इसमें एक बात ये कहना चाहता था कि हमारे भारतवर्ष में तो देखिए, जब न्यूज़पेपर भी था, वो भी न्यूज़पेपर खरीद कर ले जाता था और हम लोग झोले में सब्जी लाते थे। अब वही चीज़ वापस आ रही है, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा और आपके बारे में और जानना चाहता हूँ कि आप भारत में कहाँ से हैं, आपकी बैकग्राउंड कहाँ शुरू हुई, और आप सस्टेनेबिलिटी के एरिया में जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अच्छा, माय बर्थ प्लेस मैं मुंबई से हूँ, और इनफैक्ट मैं मुंबई में थी एक हफ्ता पहले। अच्छा। मेरी मम्मी वहाँ पे अभी भी रह रही है, और वहाँ पे जो मेरे अर्ली स्टेजेस थे, स्कूलिंग वगैरह सब हुआ था। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में गई अपना मास्टर्स और PhD करने के लिए, और
कनाडा और यूएस में जब पढ़ाई खत्म हो गई वहाँ से मैं ऑस्ट्रेलिया आई तो ऑस्ट्रेलिया में अभी पहले थोड़े टाइम के लिए मेलबर्न और अभी सिडनी में रह रही हूँ तो ये मतलब अगर सोचे कि जो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है और हम लोग के जो वैल्यू सिस्टम का जो इन्फ्लुएंस होता है कि हम लोग को एनवायरमेंटल केयर करना चाहिए ये तो इंडिया में तो सभी लोग उसी sort of फोकस से सोचते हैं जैसे आपने एग्जांपल दिया कि हर चीज को रीयूज कर सकते हैं तो आपने जो शॉपिंग बैग का एग्जांपल दिया है अभी सिंपल चीज तो खैर हम लोग यूज कर सकते हैं हम लोग रीयूज कर सकते हैं ओवर एंड ओवर अगेन पर अगर हम लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो हम लोग का आजकल प्रोडक्ट्स हो गया है उन चीजों को रिसाइकल करना रीमैन्युफैक्चर करने के लिए नए प्रकार के साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस की जरूरत होती है अच्छा प्रोफेसर ये बताइए कि आप अभी मुंबई में थी तो मुंबई में क्या दूध अभी भी प्लास्टिक में मिलता है ये तो आपने अच्छा सवाल पूछा क्योंकि मैं तो देख रही हूँ कि जो वही जो जिसको बोलते हैं ना जैसे टेट्रा पैक्स हो या ये अलग बिल्कुल पैकेजिंग होते हैं ऑफ कोर्स वो शेल्फ लाइफ के लिए अच्छी बात है जैसे आपने प्लास्टिक की पैकेजिंग की एग्जांपल दी है वो शेल्फ लाइफ ऑफ कोर्स मिल्क के लिए अच्छी बात है कि हम लोग ऐसे अवेलेबल कर रहे हैं लोगों के लिए तो वो तो ऑफ कोर्स मॉडर्न एज के लिए अच्छी बात है पर किंतु मुझे ये भी याद है कि ग्लास बॉटल में जब मिलता था जब घर पे आता था मिल्क जब आता था तो इसीलिए हम लोग को ये भी सोचना चाहिए कि किस प्रकार की डिलीवरी मैकेनिज्म होनी चाहिए तो ये आपने एकदम ठीक ही पूछा है कि मिल्क हो या अलग-अलग प्रकार के आइटम हो वो पैकेजिंग तो कैसे हम लोग फूड पैकेजिंग की भी अगर बात करें तो कितना फूड पैकेजिंग या बेसिक कंज्यूमर आइटम्स जो हैं हम लोग यूज करते हैं मसाला बोलो या जो भी बोलो ये छोटी जो पैकेज आती हैं उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है क्योंकि प्लास्टिक ऑफ कोर्स जो यूज कर रहे हैं अगर हम लोग रिसाइकल नहीं कर पाते हैं ये पैकेजिंग को तो वो भी बड़ी चैलेंज है हमारे एनवायरनमेंट या प्रोफेसर मैं आपसे एक गुजारिश और करना चाहता हूँ कि देखिए हमारे जो सुपर स्टोर्स हैं वूलवर्थ हैं कोल्स हैं इनमें हम लोग झोला लेकर ले जाते हैं और वो झोला भी देते हैं प्लास्टिक के बैग्स नहीं देते हैं लेकिन रैपिंग वगैरह अभी भी प्लास्टिक में ही होती है और बहुत प्लास्टिक यूज़ होता है कमी तो हो गई है लेकिन अगर उसमें भी कुछ आपका योगदान हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा कि उसे किसी तरह से रिप्लेस किया जाए अच्छा प्रोफेसर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक गेस्ट हैं आए हुए हैं सुमित माथुर जी लाइफ कोच हैं ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं ओके श्योर नमस्कार वीना जी आपका इतना बढ़िया आप काम कर रही हैं मुझे अभी एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि जो गार्बेज बैग्स हैं वो भी सिंगल यूज होते हैं यहाँ पे और जो रेड साइकिल की स्कीम थी मुझे अब मेरे अंडरस्टैंडिंग में ये है कि वो एक तरह से फेल हो गई क्योंकि शायद वो रेड साइकिल सिंगल यूज प्लास्टिक को जो रिसाइकिल का पहले वुलवर्थ में कोल्स में इन जगहों पे हम दे आते थे तो अब क्या उसका कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन है क्योंकि गार्बेज बैग्स की प्रॉब्लम तो चल ही रही है कंटिन्यूसली हफ्ते में 2 बार 1 बार हर किसी के घर से गार्बेज बैग्स निकलते ही हैं और वो सारे के सारे फिर उसके अंदर चाहे ऑर्गेनिक वेस्ट हो या कुछ भी हो अल्टीमेटली जाता वो डंप में है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को एग्रेवेट करेगा बिल्कुल तो उसका क्या सोल्यूशन अल्टरनेटिव है आज की डेट में आजकल जो प्लास्टिक के बदले में लोग बहुत बायो बेस्ड मटेरियल्स यूज करते हैं ये बायो बेस्ड मटेरियल्स का बेनिफिट ये है कि जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो जल्दी मतलब डिग्रेड होके ऐसे यूज करें कि एनवायरनमेंट के लिए उसका बेनिफिट हो
तो इसीलिए लोग जब नया मटेरियल बनाते हैं, बेसिकली बायो बेस हुआ, मतलब जो प्लांट बेस्ड मटेरियल होता है, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे कि अलग-अलग जो सॉल्यूशंस बन रहे हैं प्लास्टिक के लिए, ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स, वो बेटर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोग बस अलग-अलग प्लास्टिक को बनाते रहें जैसे आपने बताया, और फिर वो अगर वो उसको फेंक दिया तो वो प्लास्टिक तो डिग्रेड नहीं हो सकता है या बहुत मुश्किल से डिग्रेड हो सकता है। तो हम लोग को ये भी सोचना चाहिए कि जो नई मटेरियल बन रही है जैसे प्लांट बेस्ड मटेरियल, वो सबसे बेटर हो सकता है। हम लोग कुछ जो सोल्यूशन हमारे साइड में भी ऐसे बायो अप्रोचेस में बना रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे उनका यूज हो सकता है। हम लोग ने कॉफी वेस्ट भी ट्राई किया है, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि कितना अपॉर्चुनिटीज है रिसर्चर्स को कि प्लांट बेस्ड जो मटेरियल होती है उनको हमको ज्यादा यूज करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है वीना जी, आपका नाम ऑस्ट्रेलिया के 100 सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियर्स में आता है और विश्व में 31 महिलाओं के वैज्ञानिक महिलाओं में आपका नाम आता है, और आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 2 सप्ताह पूर्व अपने सस्टेनेबल फ्यूचर यूजिंग वेस्ट एज अ रिसोर्स वाया इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पर अपने विचार व्यक्त किए थे। तो इस विषय में आप कुछ बताना चाहेंगी हम लोगों को कि किस तरह से ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज होगी वेस्ट प्रोडक्ट्स में? थैंक यू शैलजा जी, जो आपने एकदम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि इकोनॉमिक आउटकम्स जो हम लोग सोचे, अगर कि ये सब लोग बोलते हैं रिसाइकलिंग है, पर ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है और इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। कि आप ऐसा सोचे कि अगर हम लोग अलग-अलग प्रकार के वेस्ट, हम लोग ने अभी बात किया है, शायद इलेक्ट्रॉनिक्स हो या प्लांट मटेरियल हो या पैकेजिंग हो, अगर ये सब अलग-अलग प्रकार के वेस्ट को हम लोग नई फैक्ट्री बनाएंगे तो इसका यूज कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं और रीमैन्युफैक्चर जो हम लोग करेंगे उसका जो फायदा हो सकता है, लोग ने अभी पूरा रियलाइज भी नहीं किया है। कि अगर हम लोग जैसे सोचे कि हम लोग का एक टेक्नोलॉजी है, हम लोग ग्रीन स्टील वर्क कर रहे हैं सालों से, इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं वेस्ट रबर टायर्स, और अगर हम लोग ये सोचे कि देखो टायर्स तो दुनिया में सब जगह होने वाली है, तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल अगर सोचे कि इसका कितना फायदा हो सकता है के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर भी, क्योंकि अगर ये टायर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं ग्रीन स्टील बनाने के लिए, तो इन सब आइटम्स का इकोनॉमिक जो पिक्चर हम लोग पेंट कर सकते हैं कि सब लोग बेनिफिट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, सब जगह कलेक्शन सिस्टम्स हो सकता है और ये सप्लाई जो हम लोग बना सकते हैं उससे नई सप्लाई चेन्स और इकोनॉमिक बेनिफिट सबके लिए कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे सोचे कि ये क्या हम लोग कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं एक सिस्टम जिसको आप जो कबाड़ी वाला हम लोग सोचते थे इंडिया में है, पर अभी हम लोग सोच रहे हैं कि देखो वो मॉडर्न एज कबाड़ी वाला हर आइटम को कलेक्ट कर सके और उसमें इतनी प्रकारों की जॉब्स बन सकती है, नई जॉब्स बना सकते हैं। और इसलिए हम लोग इस आइडिया से एक्साइटेड हैं कि बोथ एनवायरमेंटल एज वेल एज इकोनॉमिक बेनिफिट्स रियलाइज हो सकता है। अच्छा प्रोफेसर, आपसे एक बात और मैं पूछना चाहता था कि हम लोगों ने अपने एनवायरनमेंट को बहुत बिगाड़ लिया है, पेड़ काट दिए हैं और प्लास्टिक जैसे मटेरियल्स यूज़ करने लगे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या नई चीज़ें इन्वेंट करके हम अपने जो पानी है या अपना एनवायरनमेंट है उससे और पोल्यूट करते जा रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो डायरेक्शन है, वैसे डायरेक्शन तो ठीक ही है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट ठीक हो, हवा पानी ठीक हो, अच्छा हो,
लेकिन साथ साथ हम लोग ये जो बात करते हैं हम लोग ये जो कि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है और उसके साथ साथ ये यूक्रेन वॉर, गाज़ा वॉर और ये तमाम इस तरह कितने मिसाइल बॉम्ब्स वगैरह चलते हैं, तो इसका भी तो बहुत ज़्यादा असर होता है। इन लोगों की समझ ये क्यों नहीं आता है कि इस सबसे भी हम सभी का नुकसान हो रहा है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखो, एनवायरनमेंट तो हम लोग के पास प्लेनेट ए ही है, राइट? एक ही प्लेनेट है। अगर हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए सोचते हैं कि ये एक देश का नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए हम लोग का जो एक प्लेनेट का जो केयर हम लोग को करना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अगर हम लोग ऐसे सोचे कि जो यंग पीपल जो अब आजकल पढ़ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या करियर परस्यू करना है, तो उस करियर में एक तरफ से होता है टेक्नोलॉजी, टेक्निकल डिसिप्लिन्स, आप साइंस बोलो या फिर बोलो बिजनेस बोलो, कॉमर्स जो लोग कर रहे हैं या जो आर्ट्स कर रहे हैं, वो सब डिसिप्लिन जो हम लोग देख रहे हैं, उसके साथ साथ यंग लोग ये भी देखते हैं कि मैं क्या काम कर सकता हूँ जिसमें दुनिया के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट हो। तो मैं जब भी लोगों के साथ जो स्कूल चिल्ड्रन हो या कॉलेज चिल्ड्रन हो या यूनिवर्सिटी के चिल्ड्रन हो या रिसर्च लोग भी जो काम कर रहे हैं, हमेशा उस लेंस से बात करती हूँ कि देखो, साइंस करना एक चीज है, पर तुम्हारे साइंस का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, ये भी अगर हम लोग सोचना शुरू करें कि अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो कि आपने एक नया बिजनेस बनाया, उस नए बिजनेस में आपने लोगों को नई नौकरी बनाई है, नए जॉब्स बनाए हैं, ये सब चीजों का जो हम लोग सोचते हैं इन अ होलिस्टिक वे, हम लोग को सोचना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशंस को नई डायरेक्शंस ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म। विनय जी, भारत के साथ आपके शोध कार्य में कितनी भागीदारी है? भारत के साथ हमारा जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उसमें डेफिनेटली इंटरेस्ट है। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं स्टील प्रोडक्शन की एग्जांपल जो मैंने दी है पहले, उसमें इंटरेस्ट है। तो अभी देखते हैं ये कॉन्वर्सेशंस कहाँ जाती है, पर किंतु इंटरेस्ट इन मेकिंग ये मटेरियल्स जैसे स्टील की मैंने बात की, वो तो डेफिनेटली इंटरेस्ट है। तो मुझे ऑफ कोर्स ऐसे लगता है कि ये मेरा प्रिविलेज है कि अगर मुझे भारत में जो इंटरेस्ट मैं देख रही हूँ कि मेरा जो साइंस और टेक्नोलॉजिकल वर्क है, कि अगर ये भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डिलीवर कर सकता है भारत में भी, ये तो मेरे लिए एकदम प्रिविलेज हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है प्रोफेसर, और आपने इतना समय लिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आप हमारे कार्यक्रम में आते रहिए और अपने इनोवेशन को बताते रहिए, जिससे कि आप और बच्चों को भी इंस्पायर करेंगी इसी तरह के काम करने के लिए। आप करती भी हैं, आप बहुत से स्कूलों में जाती हैं और आप बच्चों को इंस्पायर करती हैं। विनय जी, आपकी हमें प्रतीक्षा रहेगी कि आप हमारे प्रोग्राम में फिर से आइए, क्योंकि मुझे आपसे बात करनी थी ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि कार के टायर्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये हम अगले आपके इंटरव्यू के लिए छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी आपका, आप सुबह संडे मॉर्निंग में आना इतनी सुबह। धन्यवाद और आपको नमस्कार। अब जीवन साथी ढूंढना हुआ और भी आसान। सोलमेट मैट्रिमोनियल सर्विस आपको पर्सनलाइज, कॉन्फिडेंशियल और परफेक्ट मैच मेकिंग ऑफर करते हैं। फाइंड योर सोलमेट इन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। रजिस्टर कीजिए at soulmatematrimonial.com.au. Also, you can check out their Facebook page, Soulmate Matrimonial. या कॉल प्रीति कोठारी और हीना कजारिया on +61 404 316 288। ये था हमारे स्पॉन्सर
सोलमेट का संदेश। तो दोस्तों, हमारे जो लाइफ कोच हैं वो हमारे सामने बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराते ही रहते हैं क्योंकि इनका काम ही ये है और ये हम लोगों को मुस्कुराने के लिए मजबूर भी करते हैं। लेकिन हम अगले उस पर आ जाते हैं, अगले स्लाइस पर, जो कि रोमांस का है। और मजरूर सुल्तानपुरी ने देखिए कितने सुंदर सुंदर गीत लिखे हैं। और ये जो मुगले आज़म का हम आपको गीत सुना रहे हैं, आशा है आपको पसंद आएगा। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं।
ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। अशोक जी, ये हमारा जो स्पॉन्सर का संदेश था, उसके बाद हमने आपको लिया और आप हमें फिर से बताइए कि आप कुटुंब के लिए दिवाली कुटुंब जो हम सबको जोड़ता है, वो संस्था बड़ा अच्छा काम कर रही है, आप उससे संबंधित हैं। आप हमें ये बताइए कि कुटुंब दिवाली कैसे मना रहा है, कहाँ मना रहा है और क्या-क्या कार्यक्रम है? थैंक यू डॉक्टर साहब हमें इनवाइट करने के लिए। कुटुंब परिवार हमारा हर साल दिवाली मनाता है, होली मनाता है। उसके अलावा हम योगा का प्रोग्राम कराते हैं डेली बेसिस पे। सिंस आज जो आपने क्वेश्चन पूछा दिवाली का, हम लोग इस साल दिवाली कासल हिल में हार्विलो पैविलियन में मना रहे हैं। 26 अक्टूबर संडे को आफ्टरनून में करीब 4:30 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। अच्छा, उसमें कुछ हाइलाइट्स बता दीजिए, 2-4। बहुत सारी हाइलाइट्स हैं। नंबर 1, हम दिवाली के ऊपर प्रोफेशनल डांसर्स को इनवाइट कर रहे हैं। बहुत सारे डांस स्कूल्स के बच्चे परफॉर्म करेंगे, डांस करेंगे। नॉर्मली हम बच्चों से रामलीला करवाते हैं, वो होगी। बहुत बढ़िया। और बेसिकली कल्चरल मीट एंड ग्रीट का प्रोग्राम, काफी समय मिलेगा लोगों को दूसरे लोगों से मिलने का। बिल्कुल बिल्कुल। और मेन हमारी जो थीम रहेगी वो मल्टी कल्चरल। कोशिश की जाएगी कि हम हिंदुस्तान की अलग अलग स्टेट्स की दिवाली मनाने का कि थोड़ी सी 1-2 मिनट की झलक दिखाएं। अच्छा, ये बताइए कि आपका ये कार्यक्रम फ्री है, किसी को कुछ देने की जरूरत तो नहीं है? बिल्कुल, ये हमारा इवेंट बिल्कुल फ्री है, नो एंट्री फी, लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूरी है। उसके साथ हम बफे डिनर भी दे रहे हैं। अरे वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आप अच्छा ये बताइए कि रजिस्ट्रेशन कैसे और किया जा सकता है? मैं आपको एक फ्लायर भेज देता हूँ अपने, आप वेबसाइट पे उसको या अपने फेसबुक पे जहाँ पे उसको आप पोस्ट कर दीजिएगा, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन लिंक है, हम लिंक को क्लिक करके उसमें फिर रजिस्टर करना पड़ेगा। आप एक काम करिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है, उसमें पोस्ट कर दीजिए प्लीज। ठीक, अभी कर देता हूँ। अच्छा, कर दीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और हम तो आपके सहयोग में लगे रहते हैं, आप जैसी संस्थाओं के सहयोग में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार अपना फोन नंबर और दे दीजिए। 0412-830048। मैं रिपीट करता हूँ, 0412-830048। बहुत बढ़िया अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू टू ऑल द लिसनर्स, थैंक यू, बाय बाय। बाय। तो दोस्तों, ये थे अशोक गुप्ता जी कुटुंब से, जो कि 26 तारीख को दिवाली का आयोजन कर रहे हैं हार्विलो पैविलियन में। तो अब हम बातचीत करेंगे हमारे जो चिन्मय मिशन से संबंधित हैं या हनुमान यात्रा से संबंधित हैं। तो हम सेवा सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सेवा सिंह जी की मल्टी फैसेटेड इनकी टैलेंट है, लेकिन जैसा कि इनके नाम से विदित होता है, ये सेवा में कार्यरत रहते हैं, बहुत जोरों से लगे हुए हैं हमारे लिए, आपके लिए और हमारे समाज के लिए। ये पूरी तरह से समर्पित हैं। तो सेवा सिंह जी, आपका दर्पण रेडियो में स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके सभी श्रोताओं को भी नमस्कार और आपको भी नमस्कार। बड़ी खुशी हुई कि आप यहाँ आ सके। अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। देखिए डॉक्टर साहब, ये प्रोग्राम जो है चिन्मय मिशन की 75वीं वर्षगांठ, चिन्मय मिशन उसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और उस महोत्सव का नाम चिन्मय हनुमान महोत्सव है, जो 6 अप्रैल 2026 को ब्लैक टाउन शो ग्राउंड में आयोजन किया जाएगा जिसका। अच्छा। और वो बहुत ही भव्य और बड़े स्वरूप के साथ होगा, जहाँ हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी से संबंधित और बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। उस कार्यक्रम से पहले हनुमान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें धर्मशाला से, जहां चिन्मय मिशन का हेडक्वार्टर है, वहां से हनुमान जी की मूर्ति यहां आई है और वो हर हफ्ते एक घर से या एक संस्था से दूसरी जगह पर उसका ट्रैवल, बेसिकली हनुमान यात्रा हो रही है। और शनिवार को हनुमान सत्संग, जो भी उसके यजमान हैं, होस्ट हैं उस यात्रा के, उस
सप्ताह के वो उसका आयोजन करते हैं और उसका मकसद सिर्फ यही है कि हनुमान जी की जो भक्ति जो प्रेरणा हमें उनसे मिलती है वो जनमानस तक पहुंचे। आपको खासकर मिली हुई है जो हनुमान जी का प्रेरणादायक काम है, सेवा, वो आपको विरासत में मिला है, आपको आपके नाम में भी जुड़ा हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। नहीं, धन्यवाद आपका। ये सौभाग्य है कि मुझे ये उन्होंने अवसर दिया चिन्मय मिशन ने कि मैं इस यात्रा के आयोजन में बाकी सबके साथ अमिता जी हैं, नंदू जी हैं, कामाक्षी जी हैं, पूरी टीम है जो हम काम कर रहे हैं एक साथ मिलके। और उसमें हम लोगों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है कि आप अगर अपने घर में हनुमान यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने घर को बनाना चाहते हैं और अपने घर में सत्संग करना चाहते हैं, तो आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिल कीजिए और उसके बाद जो टीम है वो आपको कोई भी समय एलोकेट करेगी अब से लेकर और 6 अप्रैल 2026 तक। अच्छा, ये बताइए कि आप ये सत्संग करने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए जो जजमान है उन्हें क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा? उन यजमान के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा 21 बार या 51 बार। कल गुजराती ब्राह्मण समाज के जगदीश त्रिवेदी जी के यहाँ पहला उत्सव था, पहला सत्संग था। अच्छा। जहाँ उन्होंने 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसके बाद हनुमान आरती की और हनुमान भजन किए। उसके बाद उन्होंने स्वयं किया पाठ या मतलब रिकॉर्डेड था? नहीं, स्वयं पाठ किया। वहाँ पे उनके परिवार के अलावा और बहुत सारे अतिथिगण थे जो उन्होंने सबने मिलकर संयुक्त रूप में जो है पाठ किया। मैं यहाँ पे और एक ऐड करना चाहूँगी और जोड़ना चाहूँगी कि जैसे सेवा सिंह जी ने बताया, ये खाली चिन्मय मिशन ही नहीं, ये सारी संस्थाएं जो सिडनी में हैं सब जुड़ रही हैं। जैसे अभी सेवा सिंह जी ने बताया ब्राह्मण गुजराती समाज या फिर स्वामी नारायण या देवी टेम्पल, तो सारा इट्स सामूहिक हम कर रहे हैं। और एक वेबसाइट है जो मैं बताना चाहूँगी, वो है http sydney.hanumanhavan.com। So I'll repeat it, sydney.hanumanhavan.com। तो उस पर जाके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं यजमान बनने के लिए। तो उसमें ये होगा कि जो प्रीवियस वीक का यजमान है, वहाँ जाके जो सत्संग होगा सैटरडे को, द नेक्स्ट यजमान हनुमान जी को अपने घर ले जाएंगे और हफ्ते भर उनकी हनुमान चालीसा करेंगे, सेवा करेंगे। उससे उन्हें ये भी प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह से हनुमान जी निस्वार्थ भाव में हम उनसे सीख लेते हैं और जैसे राम भगवान हमारे मन में आते हैं और हमारी स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ती है। तो एक सामूहिक वो यज्ञ होगा 6 अप्रैल को। बट इस वेबसाइट पे जाके यदि आपको यजमान बनना है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। यदि आपको हवन का यजमान बनना है उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं, और या खाली विजिटर बनना है तो उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। हनुमान जी का तो बहुत ही बड़ा यश है कि अभी जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था कि सबसे सक्सेसफुल, सबसे सफल डिप्लोमेट पूरे संसार में अगर कोई हुए हैं तो हनुमान जी और कृष्ण भगवान, क्योंकि उन्होंने जिस तरह सीता जी को बचाया है और जिस तरह कृष्ण भगवान ने महाभारत का किया है, तो सबसे सक्सेसफुल डिप्लोमेट्स वही हैं। जी बिल्कुल। तो सेवा सिंह जी अपना नंबर बता दीजिए, आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे। हाँ, मुझे 0410-616-463 पर संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। बट जैसे अमिता जी ने बताया, ये वेबसाइट है www.sydney.hanumanhavan। सिडनी की स्पेलिंग सबको पता है, और हनुमान हवन HANUMANHAVAN। अच्छा, W ना करें उसमें, HAVAN.com। तो जैसे अमिता जी ने बताया, वहाँ जाके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग, और हमें बहुत खुशी है कि हमारा जो स्पिरिचुअल स्लाइस है, जो कि हमारे लाइफ कोच ने बताया, वो इससे काफ़ी भरपूर पूरा हो जाएगा। आशा है कि कम से कम 80% तो हो जाएगा, अगर 100% नहीं हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेवा सिंह जी, और अमिता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ने यहाँ आकर हमारे श्रोताओं को इतनी बात बताई, और आपको दर्पण की ओर से नमस्कार। आप कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं, मैं आपका धन्यवाद ही करना चाहता हूँ, और आखिर में यही है कि जो है
त्याग और समर्पण और भक्ति की अगर कोई प्रतिमूर्ति है तो हनुमान जी हैं, और उससे हमारे बच्चे भी बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए, हमारे लाइफ कोच ने हमें बहुत सारे स्लाइसेस बताए हैं, उनमें से हम धीरे धीरे उसकी परसेंटेज बढ़ाते जा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी वाला तो आपने भर दिया, अभी क्या है एंटरटेनमेंट वाला अभी पूरा नहीं भरा है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम आपको एक बहुत सुंदर सा गीत सुना देते हैं। जरूर, धन्यवाद। तो हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। धन्यवाद। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को,
नजर नहीं चुराना सनम Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. दोस्तों हमारे पास और भी आपके कमेंट्स आए हुए हैं राम दुबे जी लिखते हैं वेरी नाइस इन्होंने लिखा हुआ है व्हील्स ऑफ लाइफ के बारे में वेरी नाइस पैट वाराणसी ना तुम हमें जानो क्लासिक सॉन्ग थैंक यू राम दुबे जी कहते हैं लिसनिंग सुमित जी अबाउट व्हील ऑफ लाइफ लव इट राजगर जी कहते हैं बहुत सुंदर अमिता जी के बारे में उन्होंने जो ये लाइव व्हील्स ऑफ लाइफ का पोस्ट किया था उसके बारे में मिथिलेश तिवारी जी कहती हैं लव दिस सॉन्ग ब्यूटीफुल प्रोग्राम गोइंग ऑन थैंक्स प्रदीप जी एंड शैलजा जी राज गर्ग जी कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड राजीव निगम जी कहते हैं इवन वी कैन हियर नाइस कन्वर्सेशन विद माथुर जी लीला तिवारी जी कहती हैं शुरू से लेकर समूचा प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है लीला तिवारी जी आगे बोलती हैं गांधी जी के विचारों से सुमित जी के जीवन के प्रति नए नुस्खों से और हनुमान जी की भक्ति से सराबोर कार्यक्रम अत्यंत उपयोगी और मनमोहक लग रहा है जितेंद्र पारिक जी बोलते हैं ग्रेट मॉर्निंग एंटरटेनमेंट वाइल लाइंग एंड रिलैक्सिंग वाइल यू ऑल आर वर्किंग लीला तिवारी जी फिर बोलती हैं सुमित जी के गानों से जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जो बात कही वह साहित्यिक प्रभाव का परिचायक है जिससे हम साहित्यकार पूर्णतः परिचित हैं उपाध्याय जी कहते हैं कि रोचक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रम शैलजा जी का मजरू सुल्तानपुरी के ऊपर सुंदर शोध तथा उसके प्रसिद्ध गाने सुनकर कार्यक्रम में मनोरंजन की अनुभूति है सुमित जी द्वारा जीवन में संतुलन बनाने के बारे में उनकी दी हुई जानकारी अत्यंत उपयोगी है कुल मिलाकर कार्यक्रम अत्यंत रोचक है दर्पण टीम का धन्यवाद राजीव निगम जी बोलते हैं कैन आई हैव द इम्पोर्टेंट सॉन्ग शाम गम की कसम राजीव जी शाम गम की कसम तो ठीक है लेकिन हमें शायद सुमित जी कहेंगे कि अभी मत सुनाइए बाद में सुनाइएगा अगले कार्यक्रम में आपको जरूर सुनाएंगे अभी तो हमारा एक्सेस नहीं है जो कि हम सुना सकें समय भी होता जा रहा है यतीन जी कहते हैं वेरी गुड इन्फो ऑन पैकेजिंग रिसाइकलिंग लीला तिवानी जी कहती हैं प्लास्टिक का जहर धरती पर कहर कपड़े के थैले अपनाइए प्लास्टिक को हटाइए हरे भरे वृक्ष लगाइए धरा को हरा भरा बनाइए धरती का दर प्लास्टिक का जहर है दोस्तों सुनिए धरती की पुकार इसको कहर से बचाइए लीला तिवानी जी बहुत सुंदर लीला जी अमिता जी ने हनुमान यात्रा की जो वेबसाइट है उसको पोस्ट किया है उपाध्याय जी है करेक्टेड अच्छा एक दूसरी वेबसाइट का भी उन्होंने उपाध्याय जी ने दिया हुआ है इसमें यतीन जी कहते हैं चुरा लिया है मेरा दिल यतीन जी बड़ी अच्छी बात है और बहुत सारे लोग ना चुराएं आपका दिल हमारी ये आशा रहेगी lovely song enjoying them on a relaxed Sunday my karma ये पता नहीं ये नाम नहीं है साहब इनका नाम हमें पता नहीं है लेकिन थैंक यू दर्पण टीम अमृता जी ने लिखा है राजीव निगम जी कहते हैं नो प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम बहुत खुशी की बात है राजीव जी कि आपने हमारी बात मान ली और इसी के साथ साथ हम अपने लाइफ कोच से पूछेंगे कि आप कुछ और टिप्स देना चाहेंगे एक दो जल्दी से हाँ बिल्कुल थैंक यू सो मच श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तारीफ से बहुत प्रोत्साहन होता है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको एक एफर्मेशन के बारे में बताता हूँ बहुत जल्दी आप अगर अपनी जीवन में कोई बदलाव चाहते हैं तो एक एफर्मेशन अपने लिए बना सकते हैं जैसे मैंने बताया था आई एम द बेस्ट मैं सबसे अच्छा हूं जहां भी जिस भी सेंटेंस में आप आई एम के आगे जो लिखेंगे
वो आपके जीवन पर प्रभाव करना शुरू करेगा। अगर आप कहते हैं आई एम स्मार्ट, तो आपको धीरे धीरे अपने स्मार्टनेस के सबूत मिलने शुरू हो जाएंगे। ये एक जर्नी है, धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं कि आपने अभी कहा और टक से किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया, मगर ये जर्नी है। ये आपके अंदर की आइडेंटिटी के लिंक्स को चेंज करती है, आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करती है, जिससे आपके जीवन में बदलाव आते हैं। तो आई एम डैश, आई एम वेल्दी, आप वेल्थ की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपके विचार उस तरफ बढ़ने शुरू हो जाएंगे कि वेल्थ कैसे बनाई जाती है। आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी। एफर्मेशन बोलने का तरीका, उस सेंटेंस को 14 बार लगातार बोलिए। 14 बार लगातार बोलिए उस सेंटेंस को, जो भी आपने बनाया है छोटा रखिए ताकि दिक्कत ना हो, और उसको बार बार बोलिए और देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। बहुत अच्छी बात है सुमित जी। और हम आपको एक अपना स्पॉन्सर का संदेश सुना देते हैं, जो कि बिना स्पॉन्सर के तो हमारा काम नहीं हो सकता है, इसलिए वो भी पूरा करना जरूरी है, तो उसे सुन लेते हैं। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो सुमित जी, एक बात और मैं कहना चाहता था कि हार में ही जीत होती है। जैसे हमारी संस्कृति में क्या है कि जब लोग जीत कर आते हैं तो उन्हें हार पहनाया जाता है जी। कि इनका स्वाभिमान ना बढ़ जाए, इनकी योगा ना बढ़ जाए। तो इसी संदर्भ में आपको एक बहुत ही सुंदर मधुर गीत सुनाना चाहता हूँ। आशा है कि आपको पसंद आएगा। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी, मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी, मेरा दिल जलाओ ना। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा। रूठे तो हुजूर थे, मेरी क्या खता। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा। रूठे तो हुजूर थे, मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो। देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो। छेड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे। अज समझे। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी, मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी, मेरा दिल जलाओ ना। दोस्तों, इस गीत को काटने का मन तो नहीं था, लेकिन करना पड़ा, क्योंकि सुमित जी एक आखिरी बात आपसे बहुत जल्दी से बताना चाहते हैं कि जो एफर्मेशन है वो कब करना चाहिए। सुमित जी। जी, तो एफर्मेशन के लिए आपने जो भी अपना सेंटेंस चुना है, आई एम डैश, उस सेंटेंस का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है जब आप अर्ध निद्रा में होते हैं। यानी कि सुबह जब उठते हैं, आंख खुलती है और नींद पूरी तरह खुली नहीं है, बेड से बाहर नहीं आए हैं, 14 बार उस समय बोलने की कोशिश करिए। पहली बार में नहीं कर पाएंगे, मगर आदत बन जाएगी। और या फिर सोने से जस्ट पहले, रात को जब सब कर चुके हैं, आंख बंद करने के लिए लेटे हैं, उस टाइम करिए। मैक्सिमम प्रभाव तब मिलेगा, ट्वाइलाइट जोन में, अर्ध निद्रा में। तो ठीक है, अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर उपाध्याय जी।
उपाध्याय जी नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी, शैलजा जी और सारे मेहमानों को मेरा नमस्कार। आज का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम संचालन आप लोगों ने किया और बहुत ही मनोरंजन और ज्ञान का बहुत ही सुंदर संतुलन आज था। और सुमित जी की जानकारी आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को बहुत ही पसंद आएगी और जीवन उपयोगी है। धन्यवाद। तो उपाध्याय जी आप कुछ सूचना देने वाले थे? हाँ, 2-3 सूचना है, अगर 2-3 मिनट का समय दे। पहली चीज के मजनू सुल्तानपुरी का बहुत सुंदर शैलजा जी ने शोध किया। बस थोड़ी सी एक जानकारी इसमें ऐड करूंगा कि इनको लाइफ में फिल्म फेयर एक ही बार मिला था और बड़ा फेमस सॉन्ग था दोस्ती पिक्चर का, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, तो उनका जीवन में एक उपलब्धि। उसके अलावा इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था 1993 में, और ये पहले लिरिसिस्ट थे जिनको इस प्रकार का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। तो ये थोड़ी उपलब्धियां थी इनकी, और सुंदर गाने आपने सुनाए थे, कार्यक्रम आपने पूरा हो गया। उसके अलावा मनोरंजन की वजह से एक और दुखद समाचार है कि कल हमारी एक जो पुराने जो संगीत में रुचि रखते हैं, पंख होते तो उड़ाती रे तुझे दिल का दाग दिखलाती, वो गाना, और आधा है चंद्रमा रात आती, तो इन सब गानों को सुन के जो है वो संध्या की याद आती है। वो बहुत सुंदर डांसर थी, सब पे कितने घड़े लेके इसमें सुना होगा, हम सब लोगों ने चित्रहार में सुना करते थे। तो उनकी कल जो है 94 ईयर की एज में डेथ हो गई है। तो एक ये समाचार था। तो हमारा कार्यक्रम श्रद्धांजलि उनके लिए है, उन्होंने भारतीय मनोरंजन में बहुत कुछ योगदान किया है। तो उसके बाद चलते हैं थोड़ा क्रिकेट की जानकारी। आजकल क्रिकेट में प्रदीप जी बहुत एक्टिविटीज चल रही हैं, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की एक 3 T20 मैच की सीरीज हुई थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम न्यूजीलैंड गई हुई थी। उसको ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीत लिया है, एक मैच वॉश आउट हो गया था। भारत की बात करें तो भारत की वेस्ट इंडीज से इस समय 2 मैच की सीरीज चल रही है, जिसमें से पहला टेस्ट मैच भारत ने बिल्कुल एक तरफा अंदाज में पारी की माध्यम से एक पारी और 100 से अधिक रनों से जीत लिया है। दूसरा मैच होता है। उसके बाद भारत की टीम जो है यहाँ ऑस्ट्रेलिया आने वाली है, जो कि 3 वनडे मैच और 5 T20 खेलेगी। तो इस महीने प्रदीप जी दिवाली के आसपास हम लोगों को खूब बढ़िया क्रिकेट का मनोरंजन भारत की टीम यहाँ पर होगी और वो देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो उपाध्याय जी सबसे खास चीज सर, आज इंडिया और वुमेन का वर्ल्ड कप भी चल रहा है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। तो आज की हमारी भारत की लड़कियां जो है पाकिस्तान से खेलेंगी, तो वो मैच शाम को होगा। तो सब जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं उसको देखने के लिए बहुत अच्छी बात है। उपाध्याय जी आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन पाकिस्तान ने हमारी ट्रॉफी चुरा ली थी, इसके बारे में हम आपसे बात नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद उपाध्याय जी, नमस्कार। तो दोस्तों ये तो उपाध्याय जी थे। उपाध्याय जी ने हमें इतनी सारी अच्छी बातें बताई और हमारे श्रोताओं ने हमें सहयोग दिया, हमें सूचना भेजते रहे कि हमारा कार्यक्रम कैसा जा रहा है, उनको गीत पसंद आए कि नहीं आए। तो हम अपने लाइफ कोच को धन्यवाद देते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में आते रहिए और हमें इसी तरह से अच्छा ज्ञानवर्धक बातें बताते रहिए। शैलजा जी ने बहुत सहयोग दिया, उनके बिना ये कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता था। शैलजा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम दोनों की ओर से हमारे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। अगले सप्ताह तक के लिए हमारी अगली टीम आएगी, और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं शैलजा जी, एक और सुंदर सा गीत छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल, छोड़ दो आंचल। छोड़ दो आंचल तो नहीं है, लेकिन उसी से मिला जुला है गाना। रोमांटिक गीत है और आशा है कि आपको पसंद आएगा। धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार। तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ओ तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना।
तुझे थामे कई हाथों से मिलूंगा मद भरी रातों से तुझे थामे कई हाथ